हाय गाइस, वेलकम टू हर्ष पॉडकास्ट एंड ब्लॉगकास्ट। आज हमारे गेस्ट है जो कि एक झांसी की फेमस पर्सनैलिटी है। उनका नाम है डॉक्टर नितिका सिंह कौर। तो मैम, कैसे हैं आप? Thank you so much, sir. First of all, very thankful to you for inviting me here. And I'm very good. Hope you are also doing well. यस मैम। Okay, sir. सो मैम, जैसे कि आपका होम टाउन झांसी है Mm-hmm. और आप झांसी की काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी जी है और धीरे धीरे आपका परचम पूरे भारत पे लहरता जा रहा जी है। तो मैं जी सबसे पहले चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कैसे आपका झांसी से सफ़र शुरू हुआ और कैसे कैसे भारत में आपका परचम लहरता जा रहा है। जी। मैं बताना चाहूँगी आपको हर सर कि मेरा जो होम टाउन है वो बेसिकली झांसी है। और झांसी में ही मैंने अपने 12th तक की जो जर्नी है वो पूरी कंप्लीट की है। एंड आफ्टर दैट मैं उसके बाद लखनऊ शिफ्ट हो गई। तो मेरी आगे की जो भी पढ़ाई है वो मैंने लखनऊ में कंप्लीट की है। बट बोलते हैं ना, आपकी एक जन्मभूमि होती है और एक आपकी हाँ। कर्मभूमि होती है। राइट। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरी जो जन्मभूमि है वो झांसी रही है और मेरी कर्मभूमि जो मेरी है वो बेसिकली लखनऊ ही रहा है, क्योंकि लखनऊ से ही मैंने इनिशिएट करना शुरू किया था। और मेरी स्टार्टिंग जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्सन है मेरी लाइफ में वो मेरे फादर रहे हैं। क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा, ज़िंदगी में बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको मानवता के रूप में जन्म मिलता है, बट वो अपनी लाइफ में अपने लिए ही कुछ कर पाते हैं, दूसरों के लिए नहीं कर पाते। तो जब कभी भी आप सक्सेसफुल हो जाओ या आप उतने कैपेबल हो जाओ तो लोगों की मदद ज़रूर करना, जब भी आपको मौका मिले। हाँ। तो जब मेरी स्टडी चल रही थी, मैं गेट की और नेट की प्रिपरेशंस कर रही हाँ। थी लखनऊ में। इन बिटवीन उसी बीच में मेरे फादर एक्सपायर हो गए, वो ओके। नहीं रहे। तो मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है जो कि मेरे फादर ने मुझसे कहा है। तो उसी टाइम पे मैं तो प्रिपेयर कर रही थी, मुझे साइंटिस्ट बनना था जनरली। हम्म। तो बट एक की टर्म्स आता है, बिकॉज इफ़ यू आर अ गर्ल और इफ़ यू आर अ वुमेन इन योर फैमिली इन अ वेरी या। यंगर, हाँ। तो थोड़ा फैमिली प्रेशर तो एक होता ही होता है कि हाँ। नहीं भाई, आप कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज करें जिससे आप जल्दी सक्सेस मिल जाए आपको, राइट। या फिर आप सेफ हो जाएं। तो हाँ। उस टाइम पे जनरली मुझे लगता है आज के टाइम पे भी यही बोला जाता है कि टीचर से अच्छा प्रोफेशन जो होता है वो गर्ल्स के लिए नहीं होता है। हाँ। तो मेरी फैमिली ने कहा कि आप बीएड कर लीजिए। मैं उस टाइम पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं था। राइट। बट फिर भी क्योंकि फैमिली थी तो मुझे करना था, फिर मैंने बीएड ज्वाइन किया। एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज बीएड में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वर्क होते हैं जो आपको ग्राउंड लेवल पे जाके कम्युनिटी प्रोग्राम्स अरेंज करने होते हैं। एंड दैट वाज द टाइम आई वाज स्टार्टेड माय जर्नी एज अ सोशल वर्कर। तो वहाँ पर हमने एक अनप्रिविलेज एरिया था, वहाँ पर जाके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मेरी टीम फर्स्ट आई थी। ओके। एंड दैट वाज द टाइम आई वाज रियलाइज कि दिस इज द प्लेस जहाँ से मुझे अपना फाउंडेशन या मुझे समथिंग डिफरेंट स्टार्ट ओके। करना है लोगों के लिए। हाँ। वो वहीं पर ही 3 to 4 महीने मैं अकेले गई थी वहाँ पर। और मैं वहाँ पर ग्राउंड लेवल में 40 to 50 बच्चे थे अनप्रिविलेज। एरिया भी बहुत ही गंदा सा था, वहाँ पर बैठने तक की जगह नहीं थी। मैंने उसको खुद क्लीन करवाया। एंड ओके। 3 months तक ऑलमोस्ट मैंने अकेले उन बच्चों को पढ़ाया होगा। ओके। बट कहते हैं ना, जब आप अच्छा काम करते हो तो भगवान भी तथास्तु बोल ही देते हैं। राइट। राइट। तो दैट वाज द टाइम मेरी जो फर्स्ट न्यूज़ थी वो मेरी टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी। ओके। उसके बाद से जब आप ग्रो करते हो तो ऑब्वियसली बात है, वो बोलते हैं ना, उड़ते उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता हाँ। है। राइट। राइट। तो काफ़ी सारे लोगों फिर मेरे साथ मेरी टीम में आए, मेंबर्स बने। एंड जब बहुत अच्छी टीम क्रिएट हो गई, मैंने अपने फाउंडेशन को क्रिएट किया जिसका नाम मैंने द हुनर फाउंडेशन रखा ओके। 2008 में। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को बताया था कि ओके। आई वॉज डूइंग समथिंग डिफरेंट। ओह, और नाइस। तब से लेके आज तक जो मेरी फैमिली है वो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़ी रही है। ओके। तो फिर उसके बाद हमने काफ़ी सारी ब्रांचेस भी शुरू करी लखनऊ के बाद, अलग अलग जगह पे। और काफ़ी सेक्टर्स पे हमने काम भी किए हैं। जैसे हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे भी, 3 Rs पे भी, क्लाइमेट एक्शंस पे भी काम कर रहे हैं। काफ़ी साल काम करने के बाद फिर शादी हो गई तो गाजियाबाद शिफ्ट हो गए। ओके। अभी बोल सकते हो कि आप किसी भी जगह पे जब आप शिफ्ट होते हो तो फिर जीरो से जर्नी शुरू करनी होती है। तो अब फिर से मैंने यहाँ पर अपनी जर्नी शुरू करी है। और ओके। होप सो सबकी ब्लेसिंग्स के साथ जितना काम मैंने अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि में किया है, होपफुली मैं गाजियाबाद में भी उतना काम कर पाऊँ। ओके, बिल्कुल। सो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, किस एज से ख्याल आया, वो लोगों की बहुत एक एज हो जाती है और उस एज के बाद भी लोग समझ नहीं पाते हैं मेरा एक्चुअल में मेरा मोटिव क्या है करने का। तो आपको किस एज से ये ख्याल आया कि मेरे को ऐसा कुछ करना है? और जैसे कि मैं मतलब प्रोफाइल में देखा था आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अगर मैं रिकॉर्ड्स अगर आपके सारे रिकॉर्ड्स जिसमें आपको आपने बताया इसमें आधे है भी नहीं, जी जी तो रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं, उसमें पूरी एक बुक लिखी जा सकती है डॉक्टर नितिका सिंह गौर। जी और वो जी बुक पूरा आपको डेडिकेट की जाएगी जी जिसमें आपके बारे में सब लिखा जाएगा। जी सो पूरा बुक बन सकती है एक अच्छे जी से, जितना आपके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। जी जी सर। ठीक है। सो किस एज से ख्याल आया
कि आप ये सब करें, क्योंकि हालांकि आजकल जो यूथ है वो सोशल मीडिया पे बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है, या और भी बहुत सारी चीज़ों में, और अच्छी चीज़ की तरफ लोग कम जा रहे हैं और नेगेटिविटी की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहना देखिए, चाहिए? जैसे जनरली आपने कहा है कि नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चे, तो मैं आपको बताऊं, जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो एक्सेप्ट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके। तो नेगेटिविटी जो होती है वो बहुत अट्रैक्टिव हाँ, होती है, लोगों को राइट, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। राइट। इन अ वेरी अर्ली एज, मैंने कहा ना, मेरे फादर नहीं थे, तो आई वॉज रियलाइज कि आई हैव टू डू समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज समहाउ अगर आप एक बहुत ही लिमिटेड प्लेस से बिलोंग करते हो, तो वहां जनरल लोगों की थिंकिंग ही यही होती है कि आपने लड़की को बाहर भेज दिया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, घर का फैमिली का नाम ना खराब हो जाए। तो माई फादर इज द ओनली वन पर्सन इन माई होल जर्नी कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मैं अपने बेटे को बाहर पढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी लड़की को भी उतना ही मौका दूंगा। राइट। और मुझे पता है कि वो कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे हमें पूरे गर्व महसूस हो उसके ऊपर, हमारी पूरी फैमिली को हो। तो मुझे बहुत अर्ली एज में रियलाइज हो गया था कि नहीं, ऐसा है कि मुझे आज भी लगता है कि मेरे सारे जो दोस्त थे वो पार्टियां भी करते थे, घूमते फिरते भी थे, सब कुछ करते थे, बट मुझे पता था बहुत सारे लोग हैं जैसे अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी मेरे साथ के भी कई सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, वो कहते हैं कि यार हम पहले खुद तो अर्न कर लें, तब तो हम लोगों की हेल्प करेंगे। राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 40s 50s में जाके अब आप काम कर रहे हो, तो फिर आप सक्सेस के लिए फिर 80 90s वेट करो ना। सही बात है। तो फिर आप अर्ली एज में कुछ नहीं कर पा रहे हो, फिर आप 80 90s में जा चुके हो, और 80 90s में आपकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती है कि आप लोगों की मदद कर सको। मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी थी, और मुझे अर्ली एज में बहुत आगे जाना था। तो इसीलिए मैंने अपनी जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी। मुझे पता था मैं जल्दी स्टार्ट करूंगी तो मैं जल्दी उस तक पहुंचूंगी, अपने एम्स तक। राइट। अगर मैं लेट ही स्टार्ट करूंगी तो फिर तो मेरा टाइम ही बर्बाद हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बट येस, आई हैव मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज करके रख चली, पर्सनल भी, फैमिली को भी उतना टाइम दिया, इसलिए मुझे कभी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। बट मैं फिर भी काफ़ी सारे लोगों से यही कहती हूँ कि फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर ड्रीम। आपके लिए कोई हेल्प करने नहीं आने वाला है, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होने वाला है। इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो, जैसे कोई, किसी को पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है, किसी को रील्स बनाने का बहुत शौक है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मैंने जो भी आज मैं हूँ वो मैं एक जीरो सपोर्ट सिस्टम पे हूँ। बस ये था कि मैंने अपने आप को ऐसे डिजाइन किया कि मुझे कोई ये ना कह सके कि इस बंदे में कोई कमी है। तो वो मैंने अपने आप से सीखा। नाउ आई रियलाइज कि अगर आप मुझे थाउजेंड्स पर्सन्स के बीच में भी खड़ा कर दोगे, आप मुझे ग्राउंड लेवल पे भी बैठने के लिए कह दोगे, आप बड़े लोगों के साथ भी बोलते हो, आई एम वेरी यूज्ड टू इट। मतलब मुझे सिर्फ ये पता है कि काम कैसे करना है, और मेरे लिए कर्म ही जी है जो सबसे बड़ा होता है। तो कर्म के वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। जनरली लोगों को नहीं पता होता है कि आपकी जर्नी कैसी होती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ वो लाइमलाइट दिखाई देती है। उसके पीछे आपने कितना हार्ड वर्क किया है, नोबडी नोज अबाउट इट। आप क्या यूथ को बोलना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों की, जैसे जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, कि वो उस टाइम में उस इंटरनेट की ताकत का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जिसमें आप, मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना चाहिए। बट आजकल के प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने उसको पॉजिटिविटी की तरफ कम देखते हुए नेगेटिविटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि उसमें पॉजिटिविटी है नहीं है, पॉजिटिविटी है, बट मैंने कहा ना, पॉजिटिविटी लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगता है। लोग जो होते हैं वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब आजकल के स्टूडेंट्स जो जनरली जो नए बच्चे हैं आजकल, उनके दिमाग में इमेजिनेशन, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सोशल मीडिया पे जो भी चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग उनके दिमाग में एक पिक्चर ये क्रिएट हो गई है कि एजुकेशन लेने से कुछ नहीं होता है। आप बढ़िया रील्स बनाइए, अच्छा अर्न करिए, जो कि दिखाया जा रहा है जनरली। तो आपको पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप बढ़िया बिजनेसमैन बन जाएंगे, आप बढ़िया अर्न करेंगे, क्योंकि जनरली जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो दिखाते यही है कि उनकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है। बट प्रॉब्लम ये है कि देयर आर सो मेनी पर्संस जो आपको हार्ड वर्क भी दिखा रहे हैं कि वो पर्सन जीरो से कैसे उठाए, बट बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। जनरली लोग उसे नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, वो नेगेटिविटी को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सोशल मीडिया किसी के लिए बैड हैबिट हो सकती है, बट यस, अगर आप स्क्रॉल करना चाहते हैं या सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि आप जो पॉजिटिविटी है उसको एक्सेप्ट करें और उसको ही स्प्रेड करें, तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, और जैसा कि आपने बताया कि एक काफ़ी अर्ली एज से आपको एक समाज सेवा में और इन चीज़ों में बहुत मन किया कि मैं आगे जाऊं, कुछ गरीब लोगों के लिए करूं। और इसके लिए एक ना शुरू से ही एक भाव होता है जो हमारे पेरेंटिंग भी सिखाती है हमें ये चीज़।
तो शुरू से चलती आ रही है। तो जैसे लोग कहते, जैसे आपने अभी मुझे बताया कि बहुत लोग कहते हैं अभी 40 की एज हो जाएगी, पहले मैं इतना अर्न कर लूं, तब मैं किसी के लिए कुछ करूंगा या करूंगी। हेल्प करने के लिए ना किसी समय का वेट ना करना पड़े किसी को। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्ष सर, क्योंकि ये सब भाव से ही होता है। और वैसे भी जो काइंडनेस होती है वो इनबिल्ड होती है। मैं आपको हाँ। लिटरली बताऊं, देर आर सो मेनी पर्सन्स जो कि जब ये देखते हैं कि लोग किसी को कुछ सपोर्ट कर रहे हैं या किसी को कोई सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं या अनप्रिविलेज्ड लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ऐसा कोई पर्सन कर रहा है और वो फेमस हो चुका है, तो लोग ट्राई करते हैं उसको कॉपी करने का। हाँ। बट कॉपी आप एक दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, राइट राइट। बट जो आपका भाव होता है वो आपके अंदर से होता है। बिल्कुल। आपकी जो काइंडनेस होती है वो आपके अंदर होती है, वो आप किसी को देख के नहीं सीख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे काइंड होने का ज्यादातर जो श्रेय है वो मेरे फादर को ही जाता है। ओके। और मुझे रेज करने का लाइक रानी लक्ष्मीबाई वो मेरी मदर को जाता है, हाँ। बिकॉज शी इज वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि ऐसा नहीं है कि आप विमेन हैं तो आप सिर्फ किचन तक ही लिमिटेड हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो। तो वो मुझे मेरी मदर से मिला है। बट येस, क्योंकि मैं देखती थी शी इज द ओनली वन पर्सन हु विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। पापा के जाने के बाद से उन्होंने सब कुछ देखा है, सब कुछ हमें जहाँ भी आज हमें उन्हीं की वजह से हैं। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि हर एक गली में एनजीओज इंक्रीज हो रहे हैं, सोशल वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं। द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप लोगों की हेल्प ही नहीं करोगे तो कोई तो पर्सन आगे आएगा ना। हाँ। अब इसमें होता क्या है ना कि 10% तो रियल में मदद कर रहे हैं, हाँ। बट जो 90% है वो अपने आप को उसको किसी तरीके से यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ राइट। तो मुझे ऐसा लगता है जब कोई मुझसे ये पूछता है ना कि आपका एम क्या है, गरीबी कैसे खत्म होगी, इतने सोशल वर्कर क्यों हो रहे हैं, तो मेरा जवाब यही होता है, देखिए जब तक लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तब तक ना तो सोशल वर्क खत्म होने वाले हैं यहाँ से, ना ही गरीबी जाने वाली है। क्योंकि हमारे यहाँ देश की सबसे बड़ी जो बोल सकते हो आप कमजोरी है वो यही है कमजोरी कि लोग एक दूसरे की हेल्प ही नहीं करना चाहते। तो ऐसा नहीं है, आपकी जो अंदर की काइंडनेस होती है वो तो जरूरी है ही है, क्योंकि उसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो आपकी विल पावर है। दूसरी बात, आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि आपके अंदर आपके पास इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि जिस समय इंसान को आपकी जरूरत है उस समय आप अवेलेबल होना चाहिए। राइट। एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा भी हुआ है जो शायद मैं अपनी जिंदगी में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊँ। क्योंकि बेसिकली आई एम बेसिकली फ्रॉम झांसी, तो उस टाइम पे मैं सेकंड जब वेव्स आई थी तो मैं लखनऊ में थी। ओके। और मैं लखनऊ में अकेले फंस गई थी रूम में, क्योंकि उसके बाद हम घर नहीं जा सकते थे। तो फर्स्ट वेव मैंने पूरी अपनी झांसी में बिताई है, सेकंड वेव पूरी मैं लखनऊ में रही हूँ, बट लखनऊ में पूरे एक्टिवली रही हूँ कोविड के टाइम पे। तो दैट वाज द टाइम मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी, मेरे स्कूल में ही थी मेरे साथ, तो उसके फादर को कोविड हो गया था। सेकेंड वेव ज्यादा खतरनाक थी, फर्स्ट वेव में तो हमें नहीं पता चला। तो उसने मुझे एक बार नाइट में 2-3 बजे कॉल किया होगा, बट उसके पास मेरा नंबर नहीं था। उसने मुझे फेसबुक पे कॉल किया था, मतलब तो फेसबुक पे मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि वैसे तो कॉल मैं 24/7 आवर्स उठा रही थी, बट क्योंकि फेसबुक पे कौन ही देख पाता है इतना। तो उसने मुझे कॉल किया था, उसने रात में 2 बजे कॉल किया था, उसके फादर को जो इंजेक्शन चल रहे थे अपने रेमडेसिविर और ये सब चाहिए था उसको। तो उस टाइम पे हम क्योंकि साथ ही में थे तो हम हेल्प कर रहे थे सब लोगों की। वो मुझसे मिस हो गया, वो घर गई होगी, उसने भैया से मेरा नंबर लिया होगा, मेरे घर पे भैया ने नंबर दे दिया। उसके बाद उसका कॉल आया तो मैंने उसको ये कहा कि तुम मुझे थोड़ा सा हाफ एन आवर का टाइम दो, आई विल अरेंज एंड मैं भिजवाती हूँ। बट क्योंकि ऑलरेडी उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब थी, उस हाफ एन आवर के बीच में वो नहीं रहे। एंड उसके बाद उसका जो मैसेज आया, उसने मुझसे ये कहा कि तुम्हारे वजह से मेरे फादर नहीं रहे आज। सो दैट वॉज द मोमेंट, मुझे लगा कि मेरी पूरी की पूरी जो मेहनत थी वो सब चली गई। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 to 4 डेज तो मैं डिप्रेशन में थी कि ये मेरे से क्या हो गया। बट फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया कि नीतू ये तो आप अपने ऊपर ले ही नहीं सकते, क्योंकि जब 2 बजे रात में ऑलरेडी परेशान है बंदा, उसको पता है कि आपके पास नंबर नहीं है। मैंने कहा बट आई रियलाइज कि शायद मैं उसका फेसबुक कॉल उठा लेती तो शायद उसके फादर आज होते। फिर मेरी फैमिली ने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं होता है बेटा, जिसको जब जाना है, जिसकी जब लिखी है वो जाएगा ही जाएगा, तो आप उसे अपने ऊपर मत लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, जिंदगी में जब आप ग्रो करते हो तो बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं और उन्हीं से ही आप सीखते हो। आज का टाइम ऐसा है कि मेरे पास कोई कैसी भी कॉल करे मैं कभी मिस नहीं करती, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कि मेरे ऊपर कभी किसी चीज़ का कोई ऐसा ना आए जिसे शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। बट कभी कभी मैम ऐसा भी होता है, जैसे हम काइंडनेस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग मदद करते हैं अभी भी,
कुछ लोग मदद करके छोड़ चुके हैं क्योंकि समय खराब है, दुनिया खराब है। कुछ लोग किसी की जो है जैसे हेल्प करते हैं, काइंडनेस का गलत फायदा उठाते हैं, राइट, जिसकी वजह से वो आगे किसी की हेल्प करना छोड़ देते हैं। तो उस बारे में क्या बोलना चाहोगे? इसका तो ऐसे मैं लोगों आपको को? लाइव एग्जांपल दे सकती हूँ। मैं जब लखनऊ में थी हाँ। तो मैं जिस स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी, वहाँ पर एक गार्ड अंकल थे, उनकी एक बेटी थी, मैं नाम तो नहीं लूँगी उसका। और वो ग्रेजुएशन में स्कूल है हमारे यहाँ पे LPS, लखनऊ पब्लिक स्कूल, उसका डिग्री कॉलेज भी था, तो उसने वहाँ से 12th पास की थी और उसको ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहिए था। सो दैट वाज द टाइम उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा मेरे बच्ची के लिए फ़ीस का इतना अरेंज नहीं हो पा रहा है और उसको ग्रेजुएशन करनी है। तो मैंने ये सोचा कि पहली बात तो सर मैं आपको बताऊं, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसके लिए कॉलेज मैटर नहीं करता। उसके लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल चाहे जैसा भी हो, सिस्टम चाहे जैसा भी हो, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना वो स्ट्रीट में भी पढ़ लेता है। हाँ, राइट। जिसके अंदर इन्वॉल्व पढ़ने की जो बिल्कुल। चाहत होती है बच्चे की, वो कहीं भी पढ़ सकता हाँ, है। तो हाँ। मैंने उनको उस टाइम पे समझाया कि या तो सर आप कुछ ऐसा करिए कि बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में भी जा सकता है, अगर वो इतनी पढ़ने में अच्छी है या उसके अंदर जील है तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स के एग्जाम दे या कॉलेज के एग्जाम दे, उसमें तो स्कॉलरशिप में एडमिशन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट उनकी बेटी को उसी स्कूल में जाना था, कॉलेज में जाना था, और उसकी एक सेमेस्टर की फीस कम से कम हुई 23 या 24,000 समथिंग। ओके। अब उन्होंने उसे लखनऊ भेज तो दिया। हाँ। लखनऊ बहुत बड़ी सिटी है, हाँ। वहाँ पर रहने का, खाने का, कॉलेज का कैसे होगा। तो मैंने कहा उस टाइम पे मैं अपने फ्लैट्स में अकेली रहती थी, मैंने कहा चलो आप उसे मेरे पास भेज दो और मैं सब देखती हूँ उसका। मैंने किसी तरीके से अरेंज करके सर उसकी फ़ीस भी फिल करा दी 2 सेमेस्टर्स की। अपने पास ही मैं उसे रखती थी, खाना वाना, कपड़े वपड़े। और मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता ये, किसी नोबडी नोज अबाउट इट कि कोई पर्सन मेरे साथ रहता है। और किसी की मतलब मैं खुद चाइल्ड की एज में हूँ, मतलब मैं खुद ही पढ़ रही हूँ अभी, और मैं खुद ही अपना मतलब अर्न करके अपना सब कुछ कर रही हूँ मैनेज, तो मैं किसी और पर्सन को कैसे रख सकती हूँ। बट मेरे को था नहीं यार, चलो ठीक है, अगर मेरे वजह से ये बच्चा कहीं आगे चल के सक्सेस मिल जाती है तो इसमें मैं कुछ टाइम तक तो वो मेरे पास रही, 6 मंथ और 7 मंथ्स। आई डोंट नो आफ्टर सो मेनी मंथ्स कुछ उसकी जो फ्रेंड्स थी वो मेरे स्कूल जाने के बाद घर आने लग गई। तो हमारा फ्लैट्स थोड़ा सा बड़ा था, तो पार्टियां होने लग गई, मस्तियां होने लग गई। पहले वो मुझे सब बताती थी, फिर धीरे धीरे उसने मुझे बताना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन ऐसे ही सडनली, मतलब जैसे पहले जब मैं नहीं रहती थी तो मैं जब आती थी तो चलो चाय वगैरह दे देती थी, पूछ लेती थी, फिर उसने वो भी बंद कर दिया धीरे धीरे। अब वो अपने फ्रेंड्स के बातों में आ गई या जो भी वट एवर द रीजन इज, आई डोंट नो। उसके बाद सडनली एक दिन जब मेरी स्कूल्स में ड्यूटी लगी हुई थी एग्जाम्स में, तो मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग ड्यूटी होती थी एज अ CS सेंटर इंचार्ज। मैं सुबह गई हूँ, शाम को आई हूँ तो देखा कि घर में से आधा सामान गायब है और वो भी नहीं है। पहले तो मैंने सारा सामान देखा, तो उसमें से आधे से ज्यादा जो चीजें थी वो थी ही नहीं। फिर मैंने उसको ढूंढा पूरे में, वो भी नहीं मिली। मैंने कॉल किया, ब्लॉक कर दिया। कम से कम मैंने 4 to 5 डेज लगातार उसको कॉल किया होगा, उसने मेरा कोई कॉल पिक नहीं किया। फिर मैंने उसके पेरेंट्स को कॉल किया। पेरेंट्स ने कहा कि हमसे तो बात ये हुई थी, तो हमसे तो उसने ये कहा है कि हमें दीदी ने निकाल दिया है। मैंने कहा ऐसा तो मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई इससे। फिर उसके पेरेंट्स ने जो भी किया वो मुझे नहीं पता। 4 to 5 डेज बाद उसका एक ऑडियो मैसेज आता है मेरे पास कि दीदी नाउ आई एम इंडिपेंडेंट इनफ, आई विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। अब आप मतलब आप स्टे अवे रहो और आपको मेरे फैमिली से बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा ओके। बट दैट वाज द टाइम आई वाज रियलाइज कि मतलब कि मैं कितनी खराब हूँ। मतलब मुझे ये लगा कि मतलब मुझसे बकवास और बेकार इंसान इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मतलब जनरली मैं आपको बताऊं, जब वो मेरे पास रहती थी, मेरे साथ के जितने भी कलीग्स थे उन्होंने मुझसे ये कहा था कि नतिका बहुत ध्यान से, ऐसा ना हो तुम अच्छा करने के चक्कर में कभी कुछ ऐसा हो जाए। और वही हुआ। और फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, कई बार जिंदगी में आपका बहुत ज्यादा काइंड होना भी आपके लिए आपकी नेगेटिविटी हो सकती है। राइट। और फिर धीरे धीरे ये मैं रियलाइज करती चली गई, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझसे अपने काम तो करवा लिया, बिकॉज मैं हर एक काम में बहुत परफेक्ट थी। काम करवा लिया, उसके बाद तो जानते भी नहीं, ऐसा वाला सीन हो गया। तो अब राइट नाउ अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि नहीं, अब आप अब मैं उस स्टेज पे आ चुकी हूँ कि मुझे पता है कि मुझे उस इंसान को कितना काम देना है, कितना लेवरेज देना है और कितना सपोर्ट करना है। जब एक वो टाइम आ जाता है कि जब मुझे लगने लग जाता है कि टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना है, मैं खुद ही फुट बैक पे चली जाती हूँ।
हाँ, तो बस काफ़ी चीज़ ऐसी है, मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम लोग काइंड होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और ऐसे ऐसे जैसे आपने इंसिडेंट जी। बताए हैं, ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ भी बहुत हुए हैं। और हम बीच में से कभी कभी टूट भी जाते हाँ हैं कि हाँ यार बिल्कुल। हमने उसके लिए इतना करा, और करने के बाद भी चीज़ें ऐसी रह गई। बट कभी कभी मैम ऐसा होता है, जो जैसे जो लोग काइंड होते हैं वो चीज़ें भूल जाते हैं और वो वापस से उसी रास्ते पर आ जाते हैं और फिर से चोट खाते हैं। नहीं ठीक है। नहीं, वो तो बट बात। मेरा कहना ये है कि ये चीज़ों से हमें मैं ये कहता हूँ कि अब मुझे अब जाके समझ में आया कि हम टूटते नहीं है, हम उस चीज़ में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि किसको हेल्प करना राइट है, राइट राइट किसको नहीं करना है। राइट। तो गाइज, हेल्प करना किसी की बुरी बात नहीं है, हेल्प करना चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी एक आजकल गैस सिलेंडर वाला वो होता है, अब अगर उन आंटी की मैं हेल्प कर दूंगा तो उसमें कोई मेरा कुछ नुकसान नहीं कुछ है, नहीं है, राइट। है ना। अगर उनको कुछ मेरे जरिए हेल्प हो जाता है तो ये चीज़, या जैसे बोल दो किसी को फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चलो भूखा है वो खाना खा लिया, हमें कुछ कामों से ऐसा होता है कि हमारा नुकसान भी नहीं हो रहा है और किसी की बेसिक नीड भी पूरी हो रही है, जैसे इस तरीके की बिल्कुल फूड बिल्कुल की हो गई बिल्कुल या कुछ भी बिल्कुल। है। तो ऐसा कर देना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो एटलीस्ट वो बंदा परेशान नहीं होगा। वो बाद में हमारे साथ रहे ना रहे वो मैटर नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल बट बिल्कुल। इस चीज को लेके हमें थोड़ा सा रखना चाहिए। तो जन सेवा है, वो करना इतना आसान भी नहीं है। और कई लोग ऐसे भी हैं, मुझसे ये भी कहते हैं कि उन्होंने देखिए 4 बिस्किट बांटे, फोटो खींच दी। तो मैं ज्यादातर जनरली लोगों को यही कहती हैं कि अगर वो 4 फोटो डाल के भी अगर वो 4 और लोगों को उसमें जोड़ सकते हैं हाँ, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। सही बात है। अच्छा ही काम कर रहे हैं वो। हाँ चलो अगर बिल्कुल। 4 लोग उनकी फोटो देख के हाँ अगर 4 लोग और हाँ, उत्साहित इंस्पायर होते हैं इस होते हैं, काम को राइट। करने के लिए या हेल्प करना चाहते हैं हाँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल। कर सकते हैं। और देखा जाए तो फोटो या वीडियो डालने का मतलब ये नहीं है कि हमने फोटो डाला, हम एक पॉजिटिविटी भी स्प्रेड कर रहे हैं, ताकि क्योंकि नेगेटिविटी इतनी है सोशल मीडिया पे। अगर जैसे आपने बताया 4 लोग देख के इंस्पायर हो रहे हैं, तो फोटो वीडियोस देख के तो हो रहे हैं, चल हम भी साथ में जुड़ जाते हैं। और आज का जमाना सोशल मीडिया का है, तो जब इतनी नेगेटिविटी है तो अच्छी चीजें क्यों नहीं डालनी चाहिए सोशल मीडिया पे। तो बिल्कुल डालनी चाहिए। और मेरा तो कहना ये है कि सोशल मीडिया का जनरली प्रॉब्लम ये है ना कि स्प्रेड और रील्स भी जो आजकल जो फेमस होती हैं वो पॉजिटिविटी की कम होती है, हाँ नेगेटिविटी की ज़्यादा होती है। और मेरा तो कहना ये है कि सोशल मीडिया का जनरली प्रॉब्लम ये है ना कि स्प्रेड और रील्स भी जो आजकल जो फेमस होती हैं वो पॉजिटिविटी की कम होती है, हाँ, नेगेटिविटी की ज़्यादा होती है। राइट जैसे राइट। मैंने ही देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका बहुत तरीके से मिसयूज़ भी करते हैं।